नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग इकोलॉजी के अभी तक 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इकोलॉजी के 8 लेक्चर में हमने ये समझा खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होते हैं, उसके बाद परिस्थिति परितंत्र, दुनिया भर की चीजें जो छोटी छोटी होनी चाहिए थी, छोटी छोटी डिफिनेशंस, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पूछा है, वो सारी चीजें हमने अभी तक 8 वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। ये आपका 9th लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे परिस्थिति की पिरामिड। परिस्थिति की पिरामिड जानने से पहले इसकी कुछ थ्योरी जान लीजिए। इसको एक आरेख के द्वारा व्यक्त किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, खाद्य उत्पादक पिरामिड का आधार बनते हैं और शीर्षक मांसाहारी का। हमेशा एक बात याद रखिएगा, पिरामिड इस टाइप का होगा, ठीक है। ये उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, ठीक है। कुछ केस में ये एक जगह पे है जहां पे सीधा ही बनता है, और यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में और उत्तराखंड पीसीएस या एमपी पीसीएस में, जिस भी स्टेट एग्जाम को आप प्रेफर करते होंगे, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब एक बार ही नहीं बता रहा हूं, आप उठा करके क्वेश्चन देख लीजिए, अनेकों बार क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो ये आप ये 2 नंबर अपने आप पक्के मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन टॉप खाद्य उत्पादक पिरामिड का आधार बनते हैं। ये होता है आपका आधार, ये होता है टॉप। तो आधार में उत्पादक आएगा और टॉप में कौन आएगा? मांसाहारी। कौन आएगा? यहां पर आपके मांसाहारी आएंगे। कौन आएगा? मांसाहारी। और यहां पर उत्पादक आएंगे आपके, तो अब चलिए आगे देखते हैं। एक पिरामिड में कई 36 बार होते हैं। एक विशिष्ट पोषक स्तरों को दर्शाते हैं। शाकाहारी मांसाहारी के मध्य से प्राथमिक उत्पादक स्तर से क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक बार की लंबाई एक परिस्थिति तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर विशिष्टियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कहने का लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे यहां से ना लाइन खींची जाएगी, ये ऐसे लाइन खींची होगी, ये लाइन खींची होगी, ये लाइन खींची होगी, ठीक। 1 2 3 4। मान लीजिए इनिशियल स्टेज हो गई, उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। यहां पर प्रथम उपभोक्ता जितने भी होंगे, जितने भी प्रथम उपभोक्ता मतलब उत्पादक होंगे, वो सब यहां आएंगे। द्वितीय उपभोक्ता में जितनी भी संख्या होगी यहां आएगी। तृतीय में मांसाहारी जो भी होंगे उनकी संख्या यहां आएगी। चौथे में टॉप पे सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी उनको देंगे जो इन सब का शिकार कर सकते हो। जैसे मानव सर्वभक्षी होता है, कुछ भी खा सकते हैं ये, कुछ भी, ठीक। तो यहां पर हम टॉप पे उनको रखेंगे। तो इनमें सबकी संख्या हम डिनोट करेंगे। वही लाइन नीचे वाली कह रही है। थोड़ा टफ है समझना, लेकिन मैंने इसको सिंपल कर दिया है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैप जो आपका ये बना है, ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है, ठीक है। हम आगे आते हैं। परिस्थितिकीय पिरामिड के 3 श्रेणियां होती हैं। अब ये भी याद रखिए। संख्या पिरामिड पहले समझ लीजिए कि प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध स्थापित होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आकार और जैवभार के आधार पर संख्याओं का पिरामिड हमेशा सीधा ही नहीं होता, उल्टा भी होता है। अब संख्या पिरामिड हम देख लेते हैं। इस पिरामिड में जीवों की संख्या निचले पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर तक कम हो जाती है। मतलब यहां पर ये बना हुआ है। अब हम इसको देखेंगे। ये देख लीजिए, ये आपका प्रथम उत्पादक है, मैंने पहले बताया था। फिर ये आपके सेकंड वाले हो गए, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, ठीक। ये उत्पादक हो गए, प्रथम उपभोक्ता हो गया, द्वितीय, तृतीय, यही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पहले बताया है। संख्या पिरामिड ये तो सीधा है। अब उल्टा, संख्या पिरामिड उल्टा कब होगा? इस पिरामिड में व्यक्तियों की संख्या नीचे और पोषण स्तरों की संख्या ऊपर
हमेशा याद रखिए, उल्टे में जो होगा वो बेस हमेशा फिर पलट जाएगा, बेस को ऊपर मानेंगे और हम इस क्या कहते हैं जो सर्वभक्षी होंगे उसको हम लोग नीचे रखेंगे। जैसे इस प्रकार का पिरामिड वनों में पाया जाता है, ठीक है, जहां पेड़ों का आकार बढ़ने पर उन पर निर्भर जीवों की संख्या बढ़ जाती है। जहां पर पेड़ों के आकार बढ़ने पर जीवों की संख्या बढ़ जाती है, तो वन को नोट करिए कि वन में पाए जा सकते हैं। पहली चीज हो गया, पिरामिड का आधार का निर्माण करने वाले जीवों की संख्या बहुत कम होते हैं। अगले उच्च पोषण स्तर पर निर्भर शाकाहारी मतलब पक्षी। उसके बाद अगले पोषण स्तर पर परजीवी जो सब कुछ खा सकते हैं। अति परजीवी उच्च पोषक स्तर वाले होने के कारण इनकी संख्या अधिक होती है, जो किसी को भी खा सकते हैं। संख्याओं का एक पिरामिड इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रत्येक पोषण स्तर में गणना की जा रही है उन जीवों का आकार भिन्न हो सकता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि संख्याओं का एक पिरामिड इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि प्रत्येक पोषण स्तर में गणना किए जा रहे जीवों का आकार भिन्न हो सकता है। और संख्या पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ट्रॉपिक संरचना को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता। हम संख्या पिरामिड से पूरी पिरामिड संख्या को सही से समझ नहीं सकते हैं या पिरामिड थ्योरी को नहीं समझ सकते हैं। जैवभार पिरामिड क्या होता है? इस दृष्टिकोण में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को गिनने के बजाय तौला जाता है। प्रत्येक पोषण स्तर को गिनने के बजाय कितने हैं उनको तौला जाता है कि मात्रा कितनी है, 50 केजी 1000 केजी इस टाइप में, और सेम कॉन्सेप्ट उनका होगा, ठीक है। यानी एक विशेष प्रकार के प्रत्येक पोषण स्तर पर सभी जीवों का कुल शुष्क भार कितना होता है। जैव भार प्रति वर्ग मीटर ग्राम मीटर 2 में मापा जाता है। सीधा जैव भार क्या होगा? ये भी उल्टा सीधा होता है। भूमि पर अधिकांश पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए जैव भार के पिरामिड में प्राथमिक उत्पाद का एक बड़ा आधार होता है जिसको हम बेस बोलते हैं। पहले हमने बेस ले लिया, बेस में काउंट किया कितने होते हैं, फिर उसके बाद फिर हमने ऊपर का काउंट किया। उल्टे में फिर वही जस्ट इसका उल्टा ऊपर कर दो, ठीक है। इसके विपरीत कई पारिस्थितिकीय प्रणालियों में जैव भार पिरामिड उल्टा होता है, ठीक। ऊर्जा पिरामिड ये सदैव सीधा बनता है, हमेशा याद रखिए, ये सदैव सीधा बनता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड सबसे उपयुक्त है, और ये इसीलिए यह पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर सदैव सीधा बनता है। यूपीपीसीएस में 4 बार क्वेश्चन आया है, तो ये हमेशा याद रखिए कि ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज स्ट्रेट बनता है, हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। हमेशा सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बन सकता। प्रदूषक एवं पोषक स्तर की बात कर लेते हैं। पिरामिड का कॉन्सेप्ट आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। जैव संचयन, प्रदूषण के संचयन में 2 क्रियाएं शामिल हैं, जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन, और फिर आपका क्या आता है, बायो एक्यूमुलेशन में ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब ये देख लेते हैं। प्रदूषक एवं पोषक स्तर में 2 क्रियाएं आती हैं, जिसमें पहली क्रिया है बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन। जैव संचयन होता क्या है? जैव संचयन यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर विद्यमान है। मतलब कहने का, हम जैसे प्रदूषण कहते हैं, जिसे गंदगी कहते हैं, जैव संचयन के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि वास्तव में जो प्रदूषण है, जो गंदगी है, वो किसी खाद्य श्रृंखला के अंदर विद्यमान है भी या नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में है। इन सारी क्वेश्चनों के जवाब हमें जैव संचयन से मिलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि पोषक विशेष अनिम्रीकृत नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषण होते हैं, और परतंत्र के भीतर विभिन्न पोषण स्तर से गुजरते हैं। जो ये जैव संचयन होता है या फिर जो प्रदूषक होते हैं आपके, ये विभिन्न माध्यम विभिन्न स्तरों से गुजरते होंगे। सीधी बात है, जब खाद्य श्रृंखला में हमने पढ़ा कि खाद्य श्रृंखला के साथ साथ खाद्य जाल बना होता है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला ही मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती है। जो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में परिवर्तित होगी, तो जाल में जाने के लिए तो कई स्तर को पार करना पड़ेगा, वही तो जैव संचयन का काम है। अनिम्नीकृत प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थ हैं जो जीवधारियों के भीतर अब मतलब कि पच नहीं पाते। खाना खाइए उल्टी हो जाए, पचित नहीं होता, तो वही काम है
क्या? अनिम्नीकृत प्रदूषक। उदाहरण के लिए क्लोरोनेट हाइड्रोकार्बन। जैव संचयन में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीवों में संधरण बढ़ जाता है। किसी भी पोषण स्तर पर अवस्थित जीव संचयन के लिए सक्षम है। तो ये सब तो कॉमन बातें हैं। मेन बात करें अगर कि इसका अभिप्राय ये है कि जो संदूषक होते हैं, संदूषक जो होते हैं वो अंतर्ग्रह और संग्रहण की दर निष्कासन से अधिक होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रदूषण हमारे खाद्य श्रृंखला के अंदर समाहित है और जो जाता है कई स्तरों से, उसमें निष्कासन की दर तो बहुत कम है, लेकिन अंतःकरण की दर बहुत ज्यादा है। मतलब जाना बहुत तेजी से होता है, मतलब कि इन्वायरमेंट हमारा डेंजर जोन में है। संदूषकों का जीवों में प्रवेश, श्वसन, भोजन ग्रहण करना, पदार्थों के त्वचीय संपर्क और अन्य तरीकों से होता है। और आप सब जानते हैं वो किसी भी तरीके से हो सकता है। बीमारियां हमारे नाक, कान, मुंह कहीं से भी फैल सकती हैं। उसी प्रकार से पौधों में भी है। जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो जैव संचयन बहुत से पर्यावरणीय, जैवीय, भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पदार्थों का ग्रहण करना, पदार्थ का भंडारण तथा उसकी क्षमता, पदार्थों का निष्कासन, हाइड्रोफोबिसिटी, पानी में प्रदूषकों की सांद्रता, आयु, लिंग, ये सब कुछ न कुछ उसमें प्रभावित करने के कारक हैं आपके। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में भी मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जैव संचयन को किस में मेजर किया जाता है, तो वो पार्ट्स पर मिलियन ppm में मापा जाता है। आपका जैव संचयन में आगे है, लेकिन हम लोग आगे अब 10th लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इन चीजों को, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है और एक एक पॉइंट को समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो आप लोग को, यही प्रयास रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ में। इसके बाद यही टॉपिक है, अच्छा ही टॉपिक है आपके लिए। और क्या कहने का मतलब ये है कि पढ़ते रहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। और क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा आता है ना कि पढ़ने का मन नहीं करेगा। असफलताओं पे असफलताएं जब मिलेंगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, सोचने पे विवश हो जाओगे। इसलिए जो गलतियां हैं उन गलतियों को अभी से आइडेंटिफाई करिए कि आपके पढ़ाई में गलती है, कि आपके एग्जाम सेंटर में जाकर के वहां पे कमी निकल जाती है। किसी प्रकार की कुछ भी कमियां होती हैं वो उसको आप डे बाय डे आइडेंटिफाई करिए, उनको दूर करने का प्रयास करिए और अपने माँ बाप का नाम और अपना नाम रोशन करिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।